लाइफस्टाइल क्या है? जो लाइफ बॉय का होता है। मेरे सवाल पे पानी फेर दिया आपने। खुश हैं अब आप? नहीं, मैं आपकी जड़ों में पानी फेर रहा ये है किस चीज का बना हुआ? ये क्या है? इसमें स्टोन कौन सा है? पता नहीं कि बड़ेवा के क्या है। नहीं, यार आप मुझे चुपते लगा रहे। नहीं, मेरा तो मुंह जले जो मैं आपको जो या बहुत पक्के हैं आप बहुत पक्के हैं। नहीं, कोई पक्का इतना भी पक्का नहीं, ज्यादा पक जाए बंदा तो जल जाता है। बस हल्की कोसी आग ही ठीक है। मुशर्रफ साहब आपके फैन थे? कई दफा बिल्कुल सही काम किया फिर भी शाबाश ना मिली। मेरे 2 दफे दांत पॉलिश किए। आरिफ अलवी साहब ने अपने हाथों से किए। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला बड़ा फंक्शन किया वो इनका वलीमा था जुमाइमा वाला। मुझे सुनने वाले सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाए। दिल पर के साहब हमारे साथ मौजूद है। सर कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच, परफेक्टली फाइन। बहुत दफ़ा मैं तुम्हारा ये नया पॉडकास्ट देखता रहता हूँ और बड़ा एंजॉय करता हूँ। सही बताया मुझे, खुशी हो रही है मुझे। तारीफ सही वाली तारीफ करें। सही वाली यही तारीफ की इस कदर तजर्बा तुम्हारे पास है और इतने लेवल के तुमने काम किए हैं इतने चैनल्स के लिए। उसके बाद जब तुम अब ये कर रहे हो तो मज़ेदार है। इतना मजा आता है ना मुझे आपके साथ प्रोग्राम करके हमेशा से। और मुझे वो इस्लामाबाद वाला प्रोग्राम भी याद है, इतना शानदार रहा। लिबर्टी में हम जो PSL के उस पर प्रोग्राम किया करते थे वो भी सारा याद है। इतना 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 और वो सारी मेमोरीज आज जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो मुख्तलिफ है थोड़ा सा, तो उसमें हम सबसे पहले पूछते हैं, अच्छा ये बताएं कि आपकी आमदनी कितनी है, महाना कितनी गाड़ियां हैं, कितने बड़े आपके घर पे तो खैर इतनी वीडियोस बनी है माशाल्लाह। क्या उर्दू पॉइंट और क्या बाकी चैनल्स के जनाब, इतनी कीमती वो उसमें जो है वो। तो हमें भी आपने बताना है कि क्या इनकम कितनी है और जनाब गाड़ियां कितनी है, घर के अंदर इतने इतने महंगी चीजें जो है वो रखी हुई हैं। इस बारे में बताना है आपने हमें सबसे पहले। लाइफस्टाइल अपना बताना है। अपना लाइफ हाउ एम्बैरेसिंग, अपना लाइफस्टाइल में क्या खुद बताऊंगा? तो आपने बताना है। जब लोग देखे ना, लोग जो है वो आपको देखते हैं बड़े बड़े उस पे हुकूमती प्रोग्राम्स के अंदर अवार्ड्स लेते हुए, आपकी जो है वो गायकी और तो इस सारी आपको चीजों को आप वो ये जानना चाहती है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। जो लाइफ बॉय का होता है। वो क्या है? नहीं, लाइफस्टाइल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर तो आप बड़े घरों की या गाड़ियों की या लिबास की बात कर रहे हैं तो ये भी जिंदगी नहीं है। अगरचे इसके बगैर भी जिंदगी नहीं, ख्वाहिशात का घर है जिंदगी। लेकिन जिंदगी जो है उस वो खुशहाली में पिन्हा है। वेदर कोई आदमी मोटरसाइकिल पे है या साइकिल पर है, रिक्शा पर है, चिनकी रिक्शा पर है, बड़ी गाड़ी में है या जहाज में है, इनमें से जो खुश है वही खुश नसीब है। वाह। आप कई दफा देखेंगे कि अभी कुछ दिन की बात है, मैं गाड़ी में जा रहा था फैमिली के साथ, एक मोटरसाइकिल पर 3 बच्चे आगे 2 पीछे, एक यहाँ बच्चे वो बाबा की कुल्फी 10 की नहीं तो 30-40 की हो गई होगी, वो कुल्फी खा रहे हैं और वो गुब्बारों वाले के पास जो ऐनक नहीं होती थी रबड़ पीछे लगा के, वो जो तुम बचपन में लगाई वो ऐनक बच्चों ने लगाई हुई है। तो मेरे साथ मौजूद फैमिली हंसने लग गई। तो मैंने कहा कि एक पहलू तो ये है कि आप हंस लें, फिर ये भी कह लें कि बच्चे देख के पैदा करो, लेकिन मैं एक नई चीज इनमें देख रहा हूँ। सब पूछते हैं वो क्या, मैंने क्या, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। ये देखो कि 10 रुपए की या 50 रुपए की कुल्फी और वो ऐनक के साथ उनके चेहरे खिले हुए और हंसते हुए जा रहे हैं। अब नोट करना इस तरफ भी, महंगी गाड़ियों में भी तुम्हें ऐसे लोग नजर आएंगे जिसमें से बीवी का बूथा उस तरफ है, मियाँ का बूथा उस तरफ है, बच्चे सुजे फुजे पीछे बैठे हुए, हाथों में उन्होंने मैकडॉनल्ड की डील पकड़ी हुई है बड़ी बड़ी या किसी भी फूड की। तो अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो खुश नसीब नहीं है। मेरा सवाल पे पानी फेर दिया आपने। खुश हैं अब आप? नहीं, मैं आपकी जड़ों में पानी फेरना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये था कि जो बंदा खुश है ना वही खुश है। और अगर तुम्हारा पॉडकास्ट जो है उसमें तुम्हारे क्वेश्चन और तुम्हारे गेस्ट दिल से बातचीत कर रहे हैं तो भले इसे ना मिले महंगा स्पॉन्सर, ये फिर भी मजेदार। अच्छा ये बताइए, ये कितने में आया था?
ये हार जो आपने पहना? ये मैंने इस दफ़ा ही जिनीवा लेक शिकागो से एक साहब ने मुझे ये एक प्रोग्राम के बाद गिफ्ट किया था। ये काफ़ी किमियाब और नायाब है, लेकिन तुम्हारी तरह तुम भी तो मेरे प्यारे दोस्त हो ना, तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो हार पहन पहन के एक सिंबल दे दूं। ये है किस चीज का बना हुआ? ये क्या है इसमें? स्टोन कौन सा है? पता नहीं कि बड़ेवा के क्या नहीं, सॉरी मुझे नाम याद नहीं रहा। कुछ नाम है भला सा, ये किमियाब स्टोन है। जी जी। बड़ेवा कुछ और होता है। अच्छा, बड़ेवा और सुमांजना, ये मेरा ख्याल है कि शायद ये कोई पौधों की शायद है, पता नहीं, मैं भी गलत हूँ, लेकिन बड़ेवा तो बहरहाल कुछ है इस तरह से। स्वांजड़ा तो आजकल बहुत इन है, उसकी मद में उसके पत्ते भी लोग खा रहे हैं। हाँ हाँ, वो मोरिंगा, उसमें मोरिंगा के तो नाम बड़ेवा भी कुछ ऐसा ही है, कुछ दरख्त का कुछ वो है। वो बस आपको देखा तो मुंह से निकल गया। यार आप मुझे चुपते लगा रहे हैं। नहीं, मेरा तो मुंह जले जो मैं आपको जो लगाई जा रहे हैं फिर ना, कहते हैं नहीं ना। प्लीज ऐसा ना करें, ना करें। अच्छा ये बताए कि जैसे आप कहते हैं एक प्रोग्राम था शिकागो में, तो कितना चार्ज करते हैं? मैं नहीं, चार्ज नहीं, ऐसा नहीं होता, बस जहाँ डील बन जाए कर लेते हैं। पैसा आना चाहिए, किसी भी मद में खर्चे बड़े होते हैं। हाँ लेकिन कितना? कुछ बता भी दे मुझे, कोई तो चंक निकलने दे। डील पर की एक काउंटर के इतने लाख चार्ज करते हैं, कोई तो मुझे थंबनेल निकालने दे। निकालने में जेड़ी पड़ास कर कितना? 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, कितना? जितना देखिए, मैं ये देखो कि मैं सीनियर भी हूँ। हाँ, कब से मैं काम कर रहा ऐसे ही हूँ, है। फिर इतना काम किया कि माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और अब मेरे शोज भी इतनी मेहनत के होते हैं, और आपको पता है कि कितने लंबे होते हैं, लोग बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो बस फिर या बहुत पक्के हैं आप बहुत पक्के हैं। नहीं, कोई पक्का, इतना भी पक्का नहीं, ज्यादा पक जाए बंदा तो जल जाता है। बस हल्की कोसी आग ही ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मुशर्रफ साहब आपके फैन थे और बेतहाशा फैन थे? लकीली बेतहाशा तो नहीं मुझे पता, लेकिन फैन भी मुझे कहते हुए ज़रा बड़ा लफ्ज़ लगता है कि ये पसंद करते थे, उनका शुक्रिया, बहुत प्यार करते थे। और मैं उनके साथ भी इंडिया भी गया, अमेरिका गया, और इंग्लैंड और दुबई में बहुत ज़्यादा। यहाँ भी उनके दौर में एक्चुअली पाक फ़ौज से मुझे जितना प्यार मिला और जो भी एज़ाज़ात मिले, उनके दौर में मिले। और बहुत सारे मैंने तराने बनाए पाक फ़ौज के लिए। अगर मुशर्रफ साहब को आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ के हवाले से ज़रा हटा भी दें, तो फिर भी वो एक इतनी खूबसूरत और कंप्लीट शख्सियत थे कि शायद बहुत सारे लोग उन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं। राब्ते में थे आखिरी वक्त तक आप उनसे? आखिरी डेढ़ पौने 2 साल से तो नहीं, सेहत की वजह से शायद। हाँ, वो अंदर जब आखिरी दफ़ा भी मैं गया तो वो कमरे से अंदर नहीं आने देते थे, बिकॉज शायद वो कह रहे थे कि इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमज़ोर है कि आपको ना से ही उन्हें कोई जरासीम लग सकते हैं, तो दूर से। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ नए आने वाले प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? अगर तो ईमान की बात करूं, जो कि 3-4 साल से ज़्यादा पुख्ता हुआ कोरोना पीरियड के बाद, तो आने वाले किसी पल की खबर नहीं, इसलिए अब दिल मानता ही नहीं लंबे चौड़े प्रोजेक्ट करने के लिए। अब ये दिल चाहता है कि हर लम्हा हसीन गुजरे, खुशगवार गुजरे, हंसते खेलते गुजरे। जिन चीज़ों का तुमने लाइफस्टाइल का सचमुच जिक्र किया ना, शायद मैंने बचपन से लेके अब तक उन सुहाने ख्वाबों के हसूल के लिए इतनी मेहनत की होगी कि शायद कई रातें मैं रोया भी हूँगा, जागा भी हूँगा, इस दुनिया से बहुत दफ़ा हारा भी हूँगा, जीतने के लिए बहुत दफ़ा हारा हूँगा। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि सच्चा होते हुए भी झूठा साबित किया गया। कई मेरे जैसे सारे स्ट्रगलिंग लोगों की बात कर रहा हूँ, और इस पीरियड में लोग टूट जाते हैं। कई दफ़ा बिल्कुल सही काम किया फिर भी शाबाश ना मिली। कई दफ़ा वक्त के बॉस को भी, यानी हर जब भी आप कोई काम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई उसका बॉस होता है जिससे आपको उसका रिफंड मिलना होता है। तो वहाँ से भी दिल शिकनी। लेकिन मैं ये बताऊँ उसामा
कि तुम्हारे प्रोग्राम में जैसे यंगस्टर्स बड़े शौक से तुम्हारे प्रोग्राम देखते हैं, मैं यही कहूँगा कि दिल टूटना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हाय 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 जिस हाय। दिन आप दिल टूटने की वजह से खाना ना खाएं और सिसकियों से रोएं, हाय। कमरे में जाके सिसकियों से रोएं या बाथरूम में जाके और मुंह धो के आ जाएं, उस दिन से समझिए कि आपकी कामयाबी की इब्तिदा हो चुकी है। वाह वाह। फिर आप अपने आप को टूटने ना दें, क्योंकि वो जो रात कट जाएगी ना, सुबह जिस जिस सब्र के साथ आप सुबह आंख खोलेंगे, आप वजनी हो जाएंगे। क्या बात है। आंख मिला के बात करने का आपको वो शौर, वो दर्द दे जाएगा। और फिर अच्छा, आए दिन ऐसा होता है, मतलब तुम भी भेजते रहते हो मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चीफ गेस्ट, आए दिन जाता हूँ मैं। हमेशा अपने यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि एक चीज से कभी ना डरो, और वो नाकामी। और मैं कहता हूं तुम नाकामी से दोस्ती करो, क्योंकि जब तक तुम इससे डरते रहोगे, ये कभी तुम्हें इधर से डराएगी, कभी इधर से डराएगी, कभी सामने आके मुंह चढ़ाएगी, कभी पीछे से ठक ठक कितनी करेगी। डिफरेंट बात है और कितनी अच्छी हाँ, बात है। एक दफा इसे पकड़ लें, कहें हाँ भी क्या बात है, क्या हो जाएगा, क्यों मुझे डरा रही हो। कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप नाकामी को हजम करना सीखें। वाह। याद रखिए कि एक कंपटीशन, कई दफा ऐसा होता है, ये मिसाल जरूर है लेकिन यही जिंदगी है, कि कंपटीशन में मैं जाता हूं अक्सर सिंगिंग के, जो बच्चा जीत जाता है वो उस दिन का विजेता होता है। अगले कंपटीशन में वो इतना डरावा होता है, पिछले कंपटीशन का हारा हुआ उतना डरावा नहीं होता जितना अगले कंपटीशन में वो अपनी जीत को बचाने के लिए डरा हुआ होता है। हार से डर जाता। हाँ, हार से डर जाता कि मैं हार ना जाऊं। तो जीत जो है वो बड़ी हसीन चीज है, लेकिन ये सदा किसी के पास नहीं रहती है। वाह। इसलिए जीत के पर लगा के उड़ने की कोशिश ना कीजिए, वरना गिर जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के बाद मेरा तजर्बा, क्योंकि मैं म्यूजिक और डिबेट की बात कर रहा हूँ, इसी तरह गेम्स में भी जो लोग जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं, आपको लगा नहीं उसके साथ ज्यादती हुई, आपको चाहिए नहीं था कि उसे फर्स्ट आना चाहिए था, आपको ये नहीं चाहिए था। तो मैंने उन्हें सोच के जवाब दिया, और अब तुम्हारे प्लेटफॉर्म से मैं ये जवाब देता हूँ, किसी भी कंपटीशन में 3 विनर्स होते हैं। चलिए मेरा म्यूजिक को ले लीजिए, समझिए कि आप लोग जज हैं, और उस कंपटीशन में मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली, लता, आशा, नूरजहां, रेशमा, पठाने खान, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, राहत, सारे सिंगर हैं, सब गाएंगे, लेकिन चुनने 3 हैं। तो बाकी क्या जाएंगे हैं? मुकाबला तो मुकाबला है। मुकाबला तो मुकाबला है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा नहीं गाते। इसका ये मतलब नहीं है कि हारने वाले अच्छे नहीं थे, भाई जीतने वालों ने जजिस को कोई वजह देनी थी। बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी आपने जीत और हार की। हाँ, वजह कोई देनी थी, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए कि उन्होंने 3 को फर्स्ट सेकंड थर्ड करना ही करना, ऑप्शन ही नहीं है कोई और। हाँ, तो इसलिए जीत हार से मत डरा करें, लेकिन मुकाबला पूरी हिम्मत से किया करें। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं आप, मैं बड़ी देर से ये बात कहना चाहता था कि जब मैंने आपसे प्रोग्राम किया, जब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, मुझे इतना अच्छा लगता है, और मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, और इतने सेंसिटिव बच्चे होते हैं। अच्छा हम भी इतने थे, पागलपने। अच्छा हम भी इतने सेंसिटिव थे अपने बचपने में, लेकिन हमें फिर कुछ इधर से समझाया, उधर से समझाया, कुछ किया। आप पे क्यों नहीं असर की ये वाली बात? आप क्यों? नहीं उसामा, मेरे पे ये बात हद से ज्यादा असर की, यानी इतनी असर की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन आप तो स्टिल सेंसिटिव हैं। मैं बताता हूँ किस तरह से मैंने मेडिटेट किया होगा अपने आप को। अभी तो मेरा वो पीरियड, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, वरना मैं तुमसे यकीनन मैं उस एरा में चला जाऊं और तुम्हें बताऊं कि एक तो घर से बहनों का भाई था, प्यार बहुत मिलता था, प्रोटेक्शन थी, तो उसमें से सिस्सी मम्मी डैडी, और इतने पोलाइट और सॉफ्ट बच्चों की माशरे में जगह नहीं होती, स्पेशली जब वो टैलेंटेड भी हो। तो माँ बाप तो 2 ही होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उस स्कूल में, उन बच्चों में, टीचर्स में, कौन आपको किस आंख से देख रहा है, कौन किस तरह हुज्जत कर रहा है।
गाने में भी यही होता था। मैंने बहुत सारे मैं रोल ऑफ ऑनर जीते हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का कंपटीशन मुझे याद है बुखारी ऑडिटोरियम में, और शफकत इमानत अली, क्योंकि अब तो तुम उस वक्त भी बड़े स्टार थे, अब तो बहुत स्टार और अभी माशाल्लाह मिले भी हो मुझे रॉयल होटल में। इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे एजाज के लिए ये बात कि ये सीनियर थे शफकत, और ये फरानी साहब के पास गवर्नमेंट कॉलेज में बुखारी ऑडिटोरियम ये म्यूजिक सोसाइटी को हेड भी करते थे। वहां जाकर मैंने गाना था, और मेरे प्रिंसिपल जो थे वो अख्तरुद्दीन साहब, निहायत सख्त प्रिंसिपल, कि वो आए और हमारे इंचार्ज थे बशीर मतीन साहब, तो उन्हें बोलते हैं कि क्यों मौलवी साहब, कोई बच्चा तैयार भी करा कि आज भी कंपटीशन में आप ढबला ही बजाएंगे। तो मिमिक्री भी इतनी अच्छी कर लेते हैं। ये मुझे आज पता चला। हाँ, नहीं अभी तो बहुत तेज हूँ, अभी तो मुझे म्यूजिशियंस वगैरह भी कहते हैं कि मेरे से अच्छी किट और मेरे से अच्छा मजाक कोई नहीं करता। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे लेकिन मैं बताता हूँ ये अगली स्टेज, अभी वो पीछे वाली स्टेज थी जब मैं डरता था कि ये मुझे तंज कर देंगे, कोई कोई मुझे कह देगा ओए सिस्सी ओए फलाने। तो उन्होंने कहा जी ये 2 लड़के जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं सुनाओ क्या करोगे, तो मैं खड़ा करने लगा, तो उन्हें खुद भी जल्दी होगी तो कहने लगे इसे तो अभी से खांसी लग गई। वो कह के चले गए, हालांकि नहीं कहना चाहिए था। अब तो वो मेरे जानो जिगर रहे और जिस तरह उन्होंने मुझे बाद में प्यार किया, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब कोई स्ट्रगल में हो, स्टूडेंट हो, तो वो आपकी लुक को भी रजिस्टर करता है, उसे इस तरह, जैसे आप, मुझे याद है कि करते हैं ऐसी बातें, कहाँ से आए हैं? हाँ, देखो नहीं होती। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई लोग होते हैं मेरे आपके जैसे, शायद आप भी हो, हम किसी को मिलना हो ना जानबूझ के कहते हैं क्या हाल है आप, ठीक है, खुश हैं, ओके, ये हम बकवास करते हैं। हम उसे एहसास दिलाते हैं कि हम हंस नहीं रहे हैं, हम कभी नहीं, जिसे दिल से मिलना हो उसे दिल से मिलो, क्या हाल है भाई, खुश है ना जानी, या ना भी जानी का तो क्या हाल चाल है यार, ठीक है, ये जो है ना, आप ठीक है, खुश हैं, तो बैठे बैठे शुक्रिया, ये हम बदमाशी करते हैं उसे एहसास दिलाने के लिए कि हम दिल से तुम्हें नीच समझते हैं। तो वो मैं चला गया कंपटीशन में, और जो नवाफिल माने और जो किया, और उसमें उस वक्त के बहुत और भी नोन लोग थे जो बाद में सिंगर बने, और कुछ ऐसी भी मेरी नोन भाभियां जो बहुत बड़े सियासतदान की बेगमात में नहीं वो नहीं उनके मियाँ वैसे ही अपने दौर में एक ही थे, अब तो खैर बड़े सॉफ्ट पॉलिटिशियन का उनका इमेज इस दफा से उभर के आ रहा है, बट ही इज सच अ नाइस पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम। तो ना गवर्नमेंट कॉलेज में भी अच्छा, तो वो कंपटीशन में जी सबने गाया, और वो इंटर कॉलेजिएट का था और सारे लोग आगे बैठे थे, और फिर मेरा नंबर आया और मैंने भी गाया, और बिल्कुल एक फिल्मों वाला सीन हुआ कि जाके मैं बैठ गया, गा के दिल से गाया, और तालियां चलियां भी बजी, और हुआ ये कि 4th से शुरू हुआ और उसके बाद 2nd ये वो, और फर्स्ट पे मेरा नाम बोला गया, तो मुझे तो यकीन क्या गुमान भी नहीं था, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ देखते ही रह गई कौन मेरा नाम है कौन है। तो मेरे प्रिंसिपल साहब एक्साइटेड होके खड़े हो गए, और उन्होंने आके मुझे उठाया, गले से लगाया और ऊपर भेजा। तो वो एक बहुत अच्छा पड़ाव था जिंदगी का। उसके बाद मतलब जो सीनियर सिंगर थे, जो जिनका ताल्लुक सिंगिंग फैमिली से था और जो अच्छा हारमोनियम और ताने लगाते थे, उन्होंने मेरे बटन तोड़े, और एफएक्स सुजुकी थी, उस पर बड़ी मुश्किल से इजाजत लेके शायद घर से गया होगा, उसका भी शीशा तोड़ा, तो और कहा तुझे गाना आता है, और थप्पड़ भी 1-2 लगाए। अच्छा, कौन थे उस्ताद? नहीं, उस्ताद घरानों के वो स्टूडेंट थे। ओके, स्टूडेंट्स, ओके, बिल्कुल सही। तो वो पीछे में गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में गया, वहां पे चाय चल रही थी, तो डायरेक्टर एजुकेशन और सारे मौजूद थे, तो मैंने उन्हें जाके कह दिया प्रिंसिपल मेरे ने मुझे बुलाया,
तो मैं शायद रो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, तो मैंने कहा उन लड़कों ने मुझे मारा, तो प्रिंसिपल ने कहा दिस इज वेरी बैड। तो मेरा शीशा भी है, फिर कॉलेज ने लगवा के दिया, ये वो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्ट इमेज का ये नुकसान भी होता है। लेकिन उसके बाद फिर जिंदगी चलती रही। अब्बा की डिजायर ये थी कि भले मैं मुझे 30,000 की नौकरी मिले, नौकरी करे, गाना तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरा म्यूजिक जो था वो चल पड़ा था, मैं छुप छुप के गाता था, लेकिन सचमुच ये था कि लोग बेहद पसंद करते थे। अब तो खैर आप हर दूसरी जगह जाएंगे तो आपको मेरे ही क्लाइंट, मेरे ही फ्रेंड और मेरे ही जाने वाले मिलेंगे, क्योंकि मैंने इतना काम किया कि सारी बड़ी फैमिलीज जो हैं, अब आके मैं ये मतलब बात कह रहा हूँ। मुझे आपने बात लगाई थी ना आपने उम्र की, तो मैं बचपन से देख रहा हूँ आपको, अब ठीक है। हाँ, तो लिटरली बचपन से देख रहा हूँ, वो पीटीवी के जमाने से मुशर्रफ साहब का जब दौर हुआ करता था। हम लोग अभी उसामा मेरे अब्बू के दोस्त थे, अक्सर घर आते थे, और मैं इनकी और मैं बेखौफो खतर इनकी गोद में भी बैठ जाता था। बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, ये मैं कट नहीं करूंगा, ऐसे ही जाएगा। अच्छा हाँ, 38 साल के नौजवान लगते कितने के हो? 40-41 से ज्यादा वैसे भी नहीं लगते। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने अपने आप को संभाला हुआ है, तो इतने तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जिंदगी में ये चीजें हैं। अच्छा, उस वक्त ये था कि घर से जितने पैसे मिलते थे वो इतनी मद में नहीं होते थे कि जैसे, देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, अब तुम और मैं भी वालिदैन, हम अपने से बेहतर जिंदगी अपने बच्चों को देते हैं। यानी अगर एक बाप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएगा, और प्राइवेट में पढ़ा है तो वो उससे बेहतर स्कूल में। सपोज अगर वो बच्चे की फीस 100 रुपया दे सकता है ना, तो 110 वाले स्कूल में डालेगा। हाय, और ये तमाम पेरेंट्स का यही, हाँ, सबका, ये बिला तफरीक। शायद इसमें मेरे भी पेरेंट्स का यही होगा। उन्होंने भी मुझे एक बड़े स्कूल में डाला। उस बड़े स्कूल में उन्हें तो सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन मेरे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे ये कई बच्चों में होंगे, क्योंकि साथ जो पढ़ने वाले वडेरों के बच्चे, खुले पैसे, पिस्तौलें, गाड़ियां लेने आ रही हैं तो 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, बीच में मेन गाड़ी उनकी लेने वाली, और उनकी बर्थडे पार्टीज और उनके ब्रांडेड कपड़े। तो बाटा सर्विस के शूज से थोड़ी काम चलता था। ये चीज पेरेंट्स नहीं समझते थे। वो तो जाके रियाजुद्दीन नीला गुम्बद और आइसक्रीम बक्स से ले देते थे कपड़े। ये किस ईयर की बात, ये किस क्लास में थे आप उस टाइम, ये जो बात बता रहे हैं आप एक सोनियन भी है ना? 6ठी 7वीं ग्रेड में समझ लीजिए, और एचएसएन में थे जिसमें जब शौर आया जी। तो मैं क्या करता था, किसी तौर मेरी नजर पड़ गई अनारकली बाजार में, तो वो जो रेडियो पे कपड़े थे, क्योंकि गौर से देखता था ना, सेंसिटिव। अनारकली तो नहीं थी उस टाइम? अनारकली थी ना, अनारकली तो तुम्हारे बचपन से है। उसकी स्टोरी भी सुननी है मैंने। अनारकली और करोल बाग, ये दिल्ली का करोल बाग और अनारकली एक ही चीज है। तो उसमें क्योंकि पार्टियों में जाके जहानत से कैच तो कर लेता था, ज़हीन तो था और सेंसिटिव भी, कि किसने क्या कपड़े पहने हैं, क्या शूज पहने हैं, क्या है। तो उस तरह की चीजें मुझे उस बाजार में पता चली, जिसे लंडा कहा गया। तो वहां से मैं फिर वहीं से लेता था। अच्छा, अपने सीनियर स्कूल तक मैं उन पैसों से जाके वही ढूंढता था चीजें, कभी नजर आ जाती थी कि ये तो उसने पहनी थी, वो ले ली। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये फख्र होता है कि एटलीस्ट जिंदगी को देखने का एक जाविया तो बच्चे में था ना। वाह, कि उसे लगा कि ये चीजें होती हैं, और फिर उन चीजों के हसूल के लिए स्ट्रगल जिंदगी में शुरू की। केसियो की और ये घड़ियां अब मुझे समझ आ रही है कि आप इतने वेल ड्रेस्ड और इतने अच्छे मैचिंग शूज, इतनी अच्छी मैचिंग वॉच साथ, इतना गेटअप, इतना अच्छा क्यों आप जो है वो उस वक्त की सेंसिटिविटी जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से आप आज भी जो है वो इतना ख्याल, आदत बन गई। अच्छा, अब जब मैं बताता हूँ, फिर इसका जवाब यहीं पर रखना, इसका जवाब मैं पैराग्राफ खत्म करके देता हूँ।
तो रेप्लिका रोलेक्स पहननी शुरू, शोज में भी रेप्लिका रोलेक्स, कभी कभी जिसके पास ओरिजिनल होती पहचान जाते, वो कहते थे ये रेप्लिका पहनी हुई है दिल ने घड़ी, ये झूठी है, फेक है। लेकिन फिर मेहनत की और फिर एक वक्त आया कि रोलेक्स की भी कलेक्शन मेरे पास और शूज की भी, और मेरा वार्डरोब डिक्लेयर किया गया कि मेरा वार्डरोब जो है ये क्योंकि वक्त के नॉन आर्टिस्ट घर में शूट के लिए आते थे, मेरा ही वार्डरोब लेते थे जिनके साइज आते थे। शॉल्स की कलेक्शन भी आई माशाल्लाह, तो यहाँ तक आ गई कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दामादों ने भी मेरे से शॉल्स लेके एक, क्योंकि मैंने बेची नहीं तो पहनने के लिए मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने कोऑर्डिनेट करना था कि आज आप भी शॉल लेके आते, मुझे भी एक बड़ी प्यारी शॉल गिफ्ट हुई थी, मेरा भी दिल था मैं किस पॉडकास्ट पे किसके साथ इतनी गर्मी में कहाँ लेके मैंने बैठनी थी। वो दूसरी वो वाली है समर वाली जो वो है, तो मुझे दे देना, मैं तुम्हें मुझे गिफ्ट आई है ना, मैं आपको खुद गिफ्ट करूंगा लेके खरीद के अपनी मर्जी की, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक। अच्छा चल ठीक है, अल्लाह करे मुझे यकीन आ जाए। तो चलो ठीक है। अच्छा फिर वो वक्त आया कि सारी चीजें आ भी गई, लेकिन यकीन कीजिए कि वो सारी चीजें, वो बड़ी गाड़ियां अल्लाह ने दे दी मुझे, जैसे दे देते अल्लाह ने, जैसे सबको देनी है। ओके, आई एम नॉट आतिफ असलम, आई एम नॉट राहत फतेह अली, लेकिन मैं अपने क्राउड में उनसे कम भी नहीं। उस क्लास के फंक्शनों में अगर एक फंक्शन वो करते हैं तो दूसरा अदील का होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा बिल्लो दा घर या कसूड़ी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी जात में अदील हूँ। तो और इसके मेरी बातों में कोई नहीं कहेगा कि मैं तकब्बुर बोल रहा हूँ या मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ये बातें एक उम्र गुजार के एक चीज को अचीव करके कह रहा हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, वो चीजें आने के बाद यकीन करो कि अब ये आलम है कि पहनते हुए अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। जितनी महंगी चीजें हो, दिल करता काम चला लूं इससे बड़ी गाड़ी में, ड्रीम कार्स इतनी मेहनतों से ली, लेकिन उसे रोड पे चलाता हूँ जब आम तो शर्मिंदा हो रहा होता हूँ कि मुझे लग रहा होता है कि ये भी मुझे देख रहा है, ये भी देख रहा है, और दिल में झटका भी होता है कि कोई मोटरसाइकिल या ये वो मार गया तो लाखों रुपए का स्क्रैच। तुम्हारे शो में भी अब ग्रोसरी कार में आया हूँ, छोटी कार, इसीलिए कहा था कि मुझे पिक एंड ड्रॉप में और कोई नहीं था, यही चीज छुपी हुई थी कि पिक एंड ड्रॉप दे देगा। कि हुआ ना ऐसा इंसिडेंट कि किसी के शो में गया, पैसे तो यहाँ देते, मैंने पहले इतना सेल किया, आपको बाद में करूंगा। तो अच्छा, लेकिन मैं ये बताने लगा था कि ये में भी आज मेरे पास ये है ना, बड़ी गाड़ियां तो छोटी में भी वही हाँ, ये असल में हम छोटे और बड़े अंदर से होते हैं। वाह क्या बात है, बाहर से नहीं होते। क्या बात है, मजेदार। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर होता है जब हमें पता हो कि ये चीज हमारे पास है और हमने नहीं पहनी भी, सामने वाला किसी भी रूप में आ जाए, आप इस कॉन्फिडेंस में होते हैं। ये हमारा पॉडकास्ट एक एपिसोड का नहीं होना, ये हाँ, इसे आगे जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं। अभी तो देखे ना, अभी तो हम एजी सन पहुंचे हैं, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, अभी तो मोहब्बत होनी है, अनारकली आनी है, अभी अनारकली आनी है। पहली मोहब्बत किस उम्र में हुई? मेरा ख्याल है जिस वक्त मुझे जवानी के पहले झोंकने छुआ होगा, 13-14 साल। इतना लेट? हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं। सोबत अच्छी थी, मिल गई? नहीं, ये फिर कितनी मोहब्बतें हुई? बहुत अंदाजन? नहीं, बहुत ज्यादा। अब इनके बगैर भी नहीं, अनगिनत हुई। लेकिन दिल कितने टूटे, कितनी दफा? अब नहीं टूटते, अब हैंडल करना आ गया। अब तो भी अब वेलकम करना और गुड बाय कहने के आदाब आ गए। कितनी लड़कियों के लिए रोए? इब्तिदा में भी अपनी टीचर के लिए भी मैं भी, फिर और भी बहुत सारे अच्छा, एक चीज वैसे सच्ची है कि जिंदगी में मुझे प्यार बहुत लोगों ने किया। और तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त रोजे भी हूँ, हमारा ये कभी भी चलेगा, लेकिन ये सच है ना, नहीं देखी मैंने अगर मैं किसी को तलबगार निगाहों से देखूं तो ना मुश्किल से ही हिस्से आई होगी।
वाह अब वाह। पता नहीं ये प्रोग्राम देख के कोई ठान ले हाँ कि वो ना करेगा तो और बात है, लेकिन सच यही है। चैलेंज के तौर पे ले ले अगर तो। अब जिंदगी हार जीत से बहुत आगे आ गई है। अब फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी की वो चीजें बदल गई हैं। अब मैं अगली जिंदगी के ऊपर बहुत पुरुमीद हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से जाने वाले अपने साथ मैचिंग शूज तो क्या कुछ भी नहीं लेके जाते, तो सब कुछ ही रह जाता है। डर लगता है? नहीं, मेरा सिर्फ दिल ये चाहता है कि अल्लाह ताला जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं इन्हें पूरा कर दो, जो बच्चे हैं इन्हें मैं पार उतार लूं। और मुझे वो लोग बड़े खुश नसीब लगते हैं उसामा, जो अपनी जिंदगी में अपनी जमा जकोर जो भी दुनिया से लड़ के ली है, सुलह से ली है, अपने हाथों से अपने प्यारों को बांट जाए। मुझे अब वो अपने अपने बहुत सारे सीनियर्स की तरह बदनसीबी लगती है कि उनके मरने के बाद बच्चे उनके अकाउंट देखें, उनके मैट्रेस में से निकालें, उनकी अलमारियों में छुपी हुई पुड़ियां निकालें। क्या ही अच्छा हो कि कोई इतना ज़र्फ हो कि अपने पैसे अपने हाथों से लोगों को देकर जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? मेरा बड़ा दिल करता है आपसे पूछने को, इतने सेंसिटिव शख्स से। जो रिटर्न में कुछ ना मांगे, ये मोहब्बत है। इसकी मिसाल दीजिए, यह सच भी है कि एक दोस्त को इनवाइट किया, एक दोस्त जैसे उसामा ने इनवाइट किया हम सब दोस्तों को, तो मैं इसके बच्चे की बर्थडे पर एक साइकिल ले गया। करीबी दोस्त किसी ने 1000 दे दिया तो किसी ने 5000 दे दिया होगा, एक साहब ने इसे 50,000 दे दिया। बिल्कुल ठीक है तो वो भी दोस्त था। अब उसने अपने घर जब सबको बुलाया तो उसामा ने उसके बच्चे को 5000 ही दिया। तब उसने वो तो थैंक यू करके रख लिया, लेकिन बाद में कहा यार वो तो बहुत बदतमीज है। हाँ। मैंने उसे 50,000 दिया, तुम्हें पता मुझे क्या देके गया? 5000। मैं पूछता हूँ, तुमने 50,000 उसे सौदा करने के लिए दिया था, कोई बिजनेस किया था? अरे वाह, अरे वाह। उसने अच्छा किया, उसने तुम्हें 5 ही दिया। तुमने उससे दोस्ती नहीं, तुमने उससे कारोबार करना चाहा था, जो उसने नहीं किया। मोहब्बत भी ऐसी है। हम एक इंसान को खुद ही चाह बैठते हैं और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी मेरे लिए वही कुछ करे। बिल्कुल ऐसे। और जब वो नहीं करता तो हम रोते हैं, उसे बताने के लिए कि तुमने मुझे उस दिन ये नहीं किया था, मैं तो उस दिन रात को रोता रहा, मैं फलां बंदे से तेरे लिए लड़ा था, मैंने फलां बंदे। ये मोहब्बत नहीं है। लेकिन जवानी की मोहब्बत तो यही होती है। जवानी की मोहब्बत ठंडी हो जाती है बिस्तर पे जाके। ओए होए 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 होए। जवानी की मोहब्बत में एक शिद्दत होती है, और सचमुच वो आप देख लीजिए कि सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद, लैला मजनू, ये बहुत सी फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी बने हैं। अगर ये इब्तिदा में उस आग को ठंडा कर लेते तो दीवानगी जंगलों में निकलने वाली ना आती, खत्म होगा काम। आपको दूसरी तहजीबों में जंगलों में मारे मारे फिरने वाले लोग नहीं मिले होंगे। आपने टाइटैनिक भी देखी ना, क्या रियलिटी थी कि उसमें वो मर गया उसके लिए, तो हमारे यहाँ तो वो लड़की का मरना 100% जरूरी था। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन वो यकीन रखते हैं कि परवरदिगार ने एक जिंदगी दी हुई है, अपने हिस्से की गेम खेल कर आना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये तो शादी किस उम्र में हुई? शादी 27-28 साल की। तो ये भी पिछले दिनों का डाला हुआ था फेसबुक पे। ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था, दोस्तों ने अच्छा अरेंजमेंट, तो उसकी तस्वीरों में वो जो मेरी मिसेस ने भी लहंगा पहना हुआ था और मैं भी पिंजली शॉल वॉल में था, तो उन्होंने शादी की मुबारकबाद दे दी, तो मैंने खुशी से कबूल करना शुरू कर दिया। मेरी बेगम कहती है अदील भाई ने बुलाया नहीं आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बुलाया। तुम भी ना बुलाना। नहीं, कोई शादी को नहीं बुलाया? मैंने कहा हाँ नहीं बुलाया। मैं क्या करूं बताओ मुझे, लड़ू उनके साथ जाके क्यों नहीं बुलाया मुझे? अच्छा तो वो आपने मजाक किया। असल में शादी एक ही ठीक होती है, एक ही है, एक ही। अगर आपके बच्चे हो जाए। नहीं, आपकी एक ही है। जब आप बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर ये बात रहती नहीं है कि एक बीवी बुरी है। बीवी बुरी हो भी तो एक माँ तो अच्छी है ना, और माँ वो आपके बच्चों की है। तो सिर्फ अपने जिस्म को और अपनी आप जात को तस्कीन देने के लिए आप एक लाइफ पार्टनर को
बीवी शौहर को या शौहर बीवी को इसलिए छोड़ दे कि वो केयरिंग नहीं है, वो लविंग नहीं है, वो उसे सही टाइम नहीं दे रहा, ये तो खुदगर्जी है। आपने एक बच्चे से उसका बाप छीन लिया, एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली, जो दुनिया में उसे दूसरा नहीं मिल सकता। क्या बात है। तो आप तो सॉरी आप कुछ कहने लगे थे। आप तो फिर जितने केयरिंग जितने लविंग है, भाभी साहब तो बहुत खुश रहती होंगी। खुश है भी, और अगर ना भी हो तो मुझे तो खुश रखना है ना उसे। अगर ना मेरे के साथ क्योंकि ये भी तय है उसामा, दूसरी औरत या दूसरा मर्द पहले से अच्छे नहीं होते। ज्यादातर दूसरी दफा हम कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करते हैं। हाय हाय हाय। इस डर से कि लोग कहेंगे कि क्या पहला भी गलत था और दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। अगर चौथा भी गलत, पांचवा भी गलत हो, जब भी जिंदगी में आप निभा करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज पहले के साथ कर लें या छठे के साथ कर लें। पोइट्री खुद लिखते हैं अपनी? जी सुनाए कुछ। जिस मेयार की है वो तो खुद ही लिखते हैं। कुछ सुनाए। पोइट्री का सेशन अलग रहने दो, वो जंबल हो जाएगा। अच्छा, पक्की बात है। अभी हम लाइव पे जाते रहे। हाँ, क्योंकि वो फिर देखो, तुम बिरयानी बना रहे हो ना, तो फिर इसमें पे कस्टर्ड ना डालो, ये अच्छा जायका नहीं बनेगा, बद मजा हो जाएगा। चले, हम आपके कहने पे जो है वो पोएट्री का एक अलग से जो है बच्चों के बारे में बताइए। बच्चे, अच्छा, अब ये था कि मुझे, क्योंकि घर में म्यूजिक की इजाजत ही नहीं थी, मुझे वो कहते थे कि अली जफर साहब मेरे टीचर थे लॉ के, मिसेस नासरा इकबाल मेरी टीचर थे, उमर बिंदयाल साहब लॉ ऑफ टॉट पढ़ाते थे, और मैं अपना पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में डिबेटिंग सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी पे प्रेसिडेंट भी रहा, जबकि वहाँ इस ओहदे पर एजाज एहसन और दूसरे लोग रहे। तो ये सारे लोग जो है ना, ये जब उमर बिन दयाल साहब भी चीफ जस्टिस आ गए, इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट, तो मैं ये हंसता था कि आरिफ अलवी साहब के भी सारे घर के फंक्शन मैं करता था, लाहौर से जाता, और पूरा समीना भाभी और इनसे प्यार मोहब्बत, और मेरे 2 दफे दांत पॉलिश किए आरिफ अलवी साहब ने अपने हाथों से किए। वाह 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 वाह। क्लिफ्टन वाले आपने मुझे एक और थंबनेल दे दिया, कितना मजे का है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने मेरे दांत पॉलिश किए। हाँ, उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये सियासत में आएंगे, लेकिन अच्छा, मैंने क्या लगे थे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरे दांत पॉलिश। नहीं, दांत तो मैं, वो अपने क्लिनिक भेजते थे क्लिफ्टन में, जहाँ उन्होंने अपने दादा की पुरानी मशीन भी रखी हुई है दांतों की, और ये वो, तो पूरा स्टाफ इनका इतना ज्यादा बड़ा वो क्लिनिक है, तो मैं यही रहता था कि नहीं, वो आएंगे तो वही करेंगे। तो फिर वो मुझे कहते थे कि रात आपका शो है, रात तुम शो तो कर लो, कल कर लेना, क्योंकि फिर तुम्हारे दांतों में हल्का सा वो होगा, जरा खिंचाव होगा। हाँ, अच्छा। और इमरान खान साहब का ये था कि मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला बड़ा फंक्शन किया, वो इनका वलीमा था जुमाइमा वाला। अच्छा, जो ज़मान पार्क की ग्राउंड में हुआ था। इमरान साहब में एक आदत थी, फैमिली से है ये मैंने सुना ही है, मैंने कभी किसी फैमिली इवेंट में इन्हें देखा नहीं, कभी ना इस हवाले से कभी इनसे मुलाकात हुई। नहीं, शादी पे गए थे इनकी, इससे बड़ा फैमिली इवेंट कौन सा? नहीं, वो एज अ सिंगर ही गया था। ओके, ठीक है। उस वक्त मैं यंगस्टर्स था, अपनी पड़ी हुई थी, इतना बड़ा इवेंट है ना? नहीं। अच्छा, नहीं, वो नहीं था। बात पूरी सुनोगे तो फिर आएगा, पता तुम्हें चलेगा, हमें ना चल ना मारो। हाँ। इमरान खान साहब को नुसरत फतेह अली के साथ काम कर रहे थे, और इनकी शादी पर नुसरत फतेह अली की कवाली थी, निदा की बर्थडे थी, नुसरत फतेह अली की बेटी की। उन्होंने इन्हें कहा कि निदा ताड़ी बड़ी फैन है खान साहब, और ओदी फलान दिन बर्थडे तुसी आना। इन्होंने कहा हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ये निदा की बर्थडे पे ना गए, ना कोई गिफ्ट भेजा, ना ही फोन पे, अपनी आदत की वजह से, ये वाली आदत तो इनमें शुरू से है। तो उन्होंने उसके 2-3 दिन बाद इवेंट इनका होगा, तो जब यहाँ से अली कादिर और आसिफ इन्हें डील करते थे, अली तो फिर बड़े ओहदे पर अभी रहे भी पीछे, इन्होंने उनसे पूछा फंक्शन, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं आना, मेरे पाँव में, मेरे अंगूठे में दर्द है, तो मेरे से तो नहीं बैठा जा रहा, तो मैं खान साहब की शादी।
तो उन्होंने बताया खान साहब को, तो खान साहब ने कहा जो भी खान साहब को लगा होगा, बट मीन वाइल सलोनी बुखारी साहिबा, अल्लाह बख्शे। हाँ, ये इन्होंने कहा इमरान एक लड़का मैंने सुना है, अभी वो फर्स्ट ईयर में है और वो इतना अच्छा गाता है। उन्होंने भी तारीफ की, उन्होंने कहा हाँ मुझे मिलवा दें। तो शादमान में इनका ऑफिस कोई होता था, वहाँ ये बैठते थे, जहाँ है ना हजरत शाहजमाल का, उनके साथ ही एक कोई कोठी थी शाहजमाल में। वो जो आगे आए तो वो इचरा की तरफ सड़क जाती है, तो वहाँ ये वो मुझे उन्होंने कहा दिल तुम्हें बहुत बड़ा शो मिलने मैं दे रही हूँ। उस वक्त मैं पढ़ता था और प्राइवेट दोस्तों में बैठ के गाता था। तो उन्होंने कहा भाग के आ जाओ। तो मैं गया, तो इन्होंने कहा ये गाता है, अच्छा गाता, चलो ठीक है। इन्होंने बस यही कहा और वो फिर मैंने वो वाला शो किया और इतना बड़ा क्राउड था वो शो, मैंने इनका वलीमे का किया। फिर बहुत सी फंड रेजिंग में मैं इनके साथ मुल्क मुल्क गया। देन फिर ये मुझे टॉमो की तरफ मिले, तलत महमूद साहब जी ने अल्लाह की रहमत करे पीछे, वो नवाज शरीफ और इनके ऐसे दोस्त थे। फिर मैं इनके साथ यूं हो गया, नवाज शरीफ साहब भी थे, इमरान भी थे और टॉमो थे। इनकी हर पार्टी में मैं होता था, उसमें रीमा आती थी, इनकी वालदा शीशे बजाती थी, चांदनी मेरी। ये लाल पुल जो है ना गार्डन टाउन वाला, इसके पास ही टॉमो साहब का घर था। ये कौन बजाता था शीशे, कौन बजाता था? रीमा की मदर, ओके, रीमा की मदर, सैया उनका नाम था। ओके ओके ओके। तो बड़ा अच्छा ये डांस करती थी और ये तो उस वक्त ये छोटी थी रीमा भी, तो आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। और अभी ये मैरीलैंड में है और डॉक्टर शहाब के साथ है। तो ये इब्तदाई चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की भी इंटायर फैमिली के, मरियम आपा की तरफ भी किए और जो हनी है वो भी बशौक से। बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त ये सऊदी अरब गए हुए थे एक वक्त में की फैमिली, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हनी भाभी से फ़ोन पे कहा कि अदील से कहो मुझे वो गाना सुनाए, तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। तो वो भागी भी आई, प्रोग्राम चल रहा था, लोग झूम रहे थे, मैं कुछ गजलें गा रहा था। तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि दिल प्लीज मियाँ साहब को ये गाना तुम्हें आता है, उसकी गजल मेहंदी हसन की तुम जिद तो कर रहे हो, वो ऑनलाइन है। तो मैंने सोचा और वो मुझे आता था। फिर मैंने इन्हें शहबाज शरीफ साहब भी अब प्राइम में, मुझे सुनने वाले सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या बात है। तो फिर मैंने इन्हें वो गाना सुनाया, इस हिसाब जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाए, नगमे जो खो गए हैं। तो ये क्या आपने, अभी तो सुरूर आने लगा था। ये भी एक ये जो हल्का हल्का सुरूर है ना, ये तेरे प्रोग्राम का सुरूर है। शायद मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊँ, थोड़ा सुनाओ ना। वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इतने ही सुना दो। तो जनाब ये था। अच्छा, इस ग्रुप में टॉमो साहब के भी मैं करीब था और खान साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी। इस हवाले से जबरदस्त हो गया। इसका हमने पार्ट 2 करना है। अभी अफ्तारी भी है, अभी हमने इसको क्लोज करना है, लेकिन इसका पार्ट 2 करना है। इतना कुछ सुरूर आया ना मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इसका पार्ट 2 बड़ी जल्दी लेके आएंगे।